हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई? सब मज़े में ना? मज़े में रहना भाई। ठीक है सर। हम अपना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम था इक्विलिब्रियम, जिसे अपन हिंदी में बोलें तो साम्य बोलते थे, उसका हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 पे चलने से पहले अपन अपनी परंपरा को तो छोड़ेंगे नहीं। तो अपनी परंपरा में क्या भाई, लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या पढ़कर आए, तो जल्दी से अपना फर्स्ट पेज निकाल लो भाई, ताज़ा ताज़ा अपने लेक्चर नंबर 1 का। उसमें हमने सबसे पहले पार्ट 1 के ऊपर नज़र डाली थी, जिसका नाम था रासायनिक साम्य। ठीक सर। केमिकल इक्विलिब्रियम जिसे बोला जाता था, जिसमें हमने फर्स्ट शेडिंग डाली थी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारक क्रियाफल में बदल जाएं और क्रियाफल उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाकारक में बदल जाएं। बोलें तो ए प्लस बी, वही घिसी पीटी वाला एग्जाम्पल, सी प्लस डी। ये क्रियाकारक जिसे आप रिएक्टेंट बोलते हो, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट जिसे आप क्रियाफल बोलते हो। ठीक है सर। ए और बी आपस में क्रिया करके सी डी बना रहे हैं। उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल पदार्थ वापस से क्या बना दे, क्रियाकारक पदार्थ बना दे, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है सर? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और ये रिएक्शन है दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, बिल्कुल होगी, आगे और पीछे दिशा में संपन्न होगी। जो फ्रंट में जो जाएगी, ठीक है सर, जो आगे की सामने दिशा वाली में जाएगी, उसे अपन बोलते हैं अग्र दिशा बोला जाता था। ठीक है सर। बैकवर्ड डायरेक्शन को आप क्या बोलते थे? प्रतीप दिशा बोलते थे सर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने लिखा रासायनिक साम्य स्थापित होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी स्थापित होता है, जिसे अपन एलएमए बोलते थे। उसके बाद अपन ने देखा इन अभिक्रियाओं पर केसी व केपी के मान भी क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ली शातली का नियम भी आप इस पर लागू कर सकते हो। ये तमाम अपन ने क्या स्टार पॉइंट लिखे थे इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के ऊपर। फिर हमने देखा ये अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला प्रकार अपन पढ़ रहे थे समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया से क्या समझते थे अपन? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक एवं क्रियाफल, ये तो क्रियाकारक और ये क्रियाफल, सबकी भौतिक अवस्थाएं इक्वल, सबकी भौतिक अवस्थाएं सेम, सबकी भौतिक अवस्थाएं समान होती है, उन्हें अपन समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। बोलें तो एग्जाम्पल आपके सामने है। जब H2 गैस I2 गैस आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2HI बनता है, मतलब इसकी फॉर्म भी गैस, I2 की फॉर्म भी गैस, और बनने वाले क्रियाफल HI की फॉर्म भी गैस। इसका मतलब तीनों की भौतिक अवस्थाएं क्या इक्वल है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। PCl5 गैस मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है सर? गैस फॉर्म में है। जब आप इसको तोड़ते हो तो PCl3 और Cl2 मिलती है, ये गैस होता है। PCl3 भी गैस होती है, Cl2 भी गैस होती है। तो तीनों की मतलब क्रियाकारक और क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं सेम है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का है। और ये थोड़ा सा भयानक सा एग्जाम्पल भाई, एथेनोइक अम्ल लिक्विड होता है, एथिल एल्कोहल अम्ल लिक्विड होता है। जब दोनों की रिएक्शन होती है तो आपको एथिल एसीटेट मिलता है, जो कि लिक्विड होता है, जल मिलता है वो भी लिक्विड होता है। चारों की मतलब दो तो क्रियाकारक और दोनों क्रियाफलों की जो भौतिक अवस्थाएं वो लिक्विड मतलब द्रव होती है। सबकी भौतिक अवस्थाएं सेम होने के कारण ये समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल कहलाता है। ये अपन ने कल का लेक्चर नंबर 1 को रिवाइज कर लिया भाई। अब अपन चलेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे भाई। पहला प्रकार हमने समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही छोटा वाला दूसरा प्रकार डालेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का, क्या आएगा? विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या है सर? विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समांगी का मतलब समान थी भौतिक अवस्थाएं, विषमांगी का मतलब समान नहीं होगी, भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग होगी। कैसे होगी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लिखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक एवं
क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं एक समान न हो विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। सबसे पहले आप अंडरलाइन करोगे, एक समान ना हो मतलब भौतिक अवस्थाएं एक समान ना हो और विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। देखो डेफिनेशन वही है, थोड़ा सा अपोजिट कर दिया अपन ने उसका। पहले अपन बोल रहे थे ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक एवं क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं समान होगी तो समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। यहाँ पर देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक एवं क्रियाफल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं एक समान ना हो मतलब इक्वल सेम नहीं होनी चाहिए, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है सर, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। देखिए सर, पहला एग्जाम्पल CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था में पाया जाता है। कैल्शियम इसका नाम होता है, लिख लो भाई, मन को तसल्ली आ जाएगी तुम्हारे। कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट चैप्टर में सबके नाम लिखवा कर आ चुका हूं। Ca को कैल्शियम बोलते हो, CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक ठोस अवस्था में पाया जाने वाला कंपाउंड है, जब आप इसको वियोजित करते हो तो ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला तो CaO और दूसरा होता है CO2। ठीक है सर, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप वियोजित करते हो तो दो भागों में टूटता है। ये पहला होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे CaO बोलते हो, और CO2 होता है जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो। और आप जानते हो यहाँ पर अपन को इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनकी भौतिक अवस्थाओं से अपन को मतलब है। तो इनकी भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होनी चाहिए, जब ये किसका एग्जाम्पल होगा, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है, ये क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होता है। लेकिन आप जानते हो CO2 जिसे अपन कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये किस फॉर्म में मिलती है अपन को, गैसियस फॉर्म में मिलती है। अब आप देख लो, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, गैस है। तो इनकी भौतिक अवस्थाओं में यहाँ पर को क्या देखने के लिए मिला, चेंज। क्या देखने के लिए मिला, चेंज देखने के लिए मिला। इनकी भौतिक अवस्थाएं इक्वल समान नहीं है, ये असमान है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं ना, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो इसी बात पे, NH4HS। ठीक है सर, NH4HS होता है एक कंपाउंड। ठीक है सर, एग्जाम्पल है, डायरेक्ट याद रखना है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी। NH4HS है, कंपाउंड है जो कि सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इसका नाम पूछ रहे हो आप तो लिख लो भाई, अमोनियम हाइपो सल्फाइड। क्या है सर, NH4 को अमोनियम, जो हाइड्रोजन यहाँ पर एक HRU से हाइपो और S को सल्फाइड, अमोनियम हाइपोसल्फाइड इस कंपाउंड का नाम होता है। जब आप इसको विभक्त करते हो तो आपको एक तो NH3 मिलती है, एमीन जिसे बोलते हो आप, वो गैसियस फॉर्म में मिलती है, और एक हाइड्रोजन सल्फाइड H2S मिलती है जो कि क्या होती है, गैस होती है। ठीक सर, अब देखो, जब आपने अमोनियम हाइपोसल्फाइड को तोड़ा तो क्या मिले, दो कंपाउंड मिले, दो यौगिक मिले। एक तो एमीन गैस फॉर्म में मिला और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S किस फॉर्म में मिली, गैस फॉर्म में मिली। ठीक सर, तो हम देखो अब अपन इसकी भौतिक अवस्थाओं पे नजर डालें तो भौतिक अवस्थाएं क्या होती है सर, देखिए अमोनियम हाइपोसल्फाइड किस फॉर्म में है, सॉलिड
मतलब ठोस अवस्था में है। और एमीन देखिए, एमीन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में है, और ये भी गैस, मतलब इसकी तो सॉलिड है लेकिन इन दोनों की गैस है, तो इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है, एक समान नहीं है, तो ये क्या कहलाएंगी, विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाएंगी सर। ठीक है, तो हमने विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं अपन आगे नई हेडिंग की ओर। अपन ने क्या देखा, लेक्चर नंबर 1 के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं देखी जो दोनों दिशाओं में चलती थी, जिसके तीर का निशान कुछ ऐसा होता था, मतलब अग्र दिशा में भी और प्रतीप दिशा में भी। ठीक सर। उसके बाद हमने उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दो प्रकार देखे, जिसे समांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसमें क्या भौतिक अवस्थाएं समान। ठीक है सर। फिर अपन ने विषमांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिनकी भौतिक अवस्थाएं असमान होती थी। ठीक, हमने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लिया। अब अपन चल रहे हैं बड़े वाले हेडिंग की ओर, जो कि दूसरे नंबर का है। क्या है सर, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक सर। उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में, अलग गया मतलब अनुत्क्रमणीय मतलब केवल एक ही दिशा में संपन्न होगी। बताया था मैंने आपको, A+B। उत्क्रमणीय तो मतलब रिवर्सिबल वाला डायरेक्शन देखोगे आप। जब अनुत्क्रमणीय आ जाएगा तो ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में संपन्न होती है, A और B रिएक्टेंट है, तो आपको क्या दे रहे हैं, COD दे रहे हैं। अब इसके तीर का निशान आप देखिए सर, केवल एक ही डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, मतलब क्रियाकारक पदार्थ से आप क्रियाफल तो बना सकते हो, लेकिन क्रियाफल पदार्थ से क्रियाकारक दोबारा नहीं बना सकते। बस इतना सा चेंज है, बाकी सब मोहमाया है भाई। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन को, मजे लेकर लिखो भाई। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ क्रिया करके तो क्रियाफल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं, किंतु क्रियाफल पदार्थ उन्हीं परिस्थितियों में पुनः क्रियाकारक पदार्थों में परिवर्तित नहीं होते हैं। क्या कहलाती है, बड़े ही प्यार से, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है सर। ये रिएक्शन है, बड़ी घिसी पिटी है, वही है जो अपन ने पहले लिखा था, उसमें चेंज हो रहे थे, इसमें नहीं होंगे। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक पदार्थ, ये रहे अपने क्रियाकारक पदार्थ, क्रिया करके रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्रियाफल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये रिएक्टेंट पदार्थ आपस में क्रिया करके ये क्रियाफल पदार्थों में तो परिवर्तित हो गए, किंतु जो क्रियाफल पदार्थ हैं ये उन्हीं परिस्थितियों के अंदर
दोबारा क्रियाकारक पदार्थ में परिवर्तित नहीं हो सकते। ये क्रियाफल, ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट नहीं बना सकता। उसे क्या बोलते हो? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। अंडरलाइन कर लेते ना, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही स्टार पॉइंट लिखेंगे। जो नियम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू हो रहे थे वो नियम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होंगे। सिंपल उसका अपोजिट लिखना है भाई। तो आ जाओ फिर बिना टाइम खराब किए पहला स्टार पॉइंट लिखते हैं। यह अभिक्रियाएं एक ही दिशा में गमन करती हैं। ये जो अभिक्रियाएं होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, आप जानते हो, केवल देखो इनका डायरेक्शन एक ही दिशा में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर है। ठीक है सर, तो एक ही दिशा में गमन करती है। सेकंड स्टार पॉइंट लिखिए। सेकंड स्टार पॉइंट आता है, इन अभिक्रियाओं पर रासायनिक साम्य स्थापित नहीं होता है। रासायनिक साम्य उत्क्रमणीय में स्थापित हो रहा था, लेकिन अनुत्क्रमणीय उसका जस्ट अपोजिट होगा। रासायनिक साम्य स्थापित नहीं होता है। थर्ड स्टार पॉइंट क्या है सर? इन अभिक्रियाओं पर LMA द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लागू नहीं किया जा सकता है तथा ली शातलिय का नियम भी लागू नहीं होता है। एक तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया जिसे अपन LMA बोलते हैं, नियम भी नहीं लगता है, और ली शातलिय का नियम जो होता है वो भी इन पर आधारित, वो भी इन पर लागू नहीं होता है। लास्ट स्टार पॉइंट देखिए। लास्ट स्टार पॉइंट होता है, इन अभिक्रियाओं के लिए Kc व Kp के मान भी ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है सर, इन अभिक्रियाओं के लिए, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए आप Kc और Kp के मान भी ज्ञात नहीं कर सकते हो। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की डेफिनेशन देख ली, उसके निम्न स्टार पॉइंट देख लिए। एग्जाम्पल देखेंगे भाई, क्या उदाहरण होते हैं अपने अनुत्क्रमणीय रिएक्शनों के, मतलब ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं। ठीक है सर, हमें यहाँ पर विषमांगी और समांगी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर केवल क्या है, ये केवल एक ही प्रकार की होती है, जो कि होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उनके अपन ने निम्न स्टार पॉइंट देख लिए, केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। अब उसके अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक सर, तो एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल 2KClO3। ठीक है सर, ये देखो KClO3, 2 तो इसको बैलेंस करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे मोलों की संख्या लगा देते हैं। 2KClO3, तीर के ऊपर मैंने झोंपड़ी लगा दी। झोंपड़ी का मतलब होता है इस वाले कंपाउंड को आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, इसको आप गर्म कर रहे हो। ठीक है सर, इसका नाम बता दो ना, हमें अच्छा लगेगा। तो लिख लो ना भाई,
के को क्या बोलते हो? पोटेशियम। ClO3 होता है आपका क्लोरेट। इस पूरे कंपाउंड का नाम होता है पोटेशियम क्लोरेट। इस पोटेशियम क्लोरेट को आप जब हीट देते हो, जब आप गर्म करते हो, तो आपके पास दो कंपाउंड मिलते हैं, 2KCl मिलता है और 3 ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है सर। जब ये देखो सर, ये रिएक्शन में केवल तीर का निशान देखो एक ही डायरेक्शन में है, ऐसा वाला निशान यहाँ पर नहीं है। ये तो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का था, यहाँ पर केवल तीर का निशान एक ही डायरेक्शन में है। मतलब इस क्रियाकारक पदार्थ को आप क्रियाफल बना रहे हो, लेकिन क्रियाफल से दोबारा आप क्रियाकारक पदार्थ नहीं बना सकते। यही आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। जब आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हो तो आपको पोटेशियम क्लोराइड मिलता है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है सर, बढ़िया बात है। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड एग्जांपल देख लो। Zn, मतलब सब जानते हो Zn को तो जिंक बोलते हैं भाई, प्लस H2SO4। H2SO4 का नाम भी आप 10वीं में बड़े रट्टे से पढ़ते हो भाई। सर क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सर ये तनु क्यों लगाया? बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होता है भाई, मजबूत होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है भाई, इसलिए मैंने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लगाया। तनु नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, H2SO4 को आप सल्फ्यूरिक अम्ल ही बोलते हो। ठीक है सर। तनु तो आप डिसाइड करोगे कि रिएक्शन कौन सी है। ठीक सर। जिंक होता है, जब वो H2SO4 से रिएक्ट करता है, इन दोनों की रिएक्शन जब भी होती है, जब आपको बाहर से क्या देनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है, इन दोनों को गर्म करना पड़ता है। तो क्या होता है? यहाँ से नया कंपाउंड बनता है जिंक सल्फेट। ये जो Zn है वो सल्फेट के साथ योग करेगा और हाइड्रोजन क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक सर। गैस बाहर निकलती है तो अपन ऐसा निशान लगाते हैं, ब्रैकेट में एरो का निशान ऊपर की तरफ दर्शाते हैं, जिससे अपन को पता लगता है गैस है, बाहर निकल रही है। ये हो गया आपका सेकंड एग्जांपल। एक और देख लो फिर इसी बात पे, और अच्छा लगेगा। AgNO3। ठीक है सर, क्या है? AgNO3 जब NaCl से रिएक्शन करता है, फिर भी आपको हीट देनी पड़ेगी। AgNO3 क्या है सर? Ag क्या होता है? सिल्वर होता है सर। क्या होता है? सिल्वर होता है। NO3 नाइट्रेट हो गया आपका। AgNO3 को आप सिल्वर बोलते हो, NO3 को नाइट्रेट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया। NaCl क्या होता है सर? सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक बोलते हैं भाई, नमक। क्या बोलते हैं? NaCl को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, जिसका अपन सामान्य नाम, इसका अपन घरों में बड़ा तरीके से यूज होता है भाई, नमक। ठीक है सर। जब आप सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड या नमक के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है? AgCl। AgCl क्या बनता है? AgCl बनता है और NaNO3 बनता है। ठीक है सर। AgCl क्या होता है? एक श्वेत अवक्षेप। मतलब जब आप AgNO3 के विलयन में, AgNO3 के सॉल्यूशन में नमक डाल देते हो ना भाई, तो ये नमक क्या ये जब AgNO3 के विलयन में आपने नमक मिला दिया, इसका सॉल्यूशन बना लिया, कुछ समय बाद और आपने इसको गर्म कर दिया, तो आपको कुछ समय बाद पता लगेगा तो आपने NaNO3 तो प्राप्त कर लिया। NaNO3 आपको प्राप्त हो जाता है, जबकि Ag क्लोरीन के साथ AgCl बना लेता है, जो श्वेत अवक्षेप, मतलब उस सॉल्यूशन में नीचे तली में जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। किसके रूप में? श्वेत अवक्षेप, मतलब सफ़ेद चूर्ण के रूप में वो अविलय होता है, वो सॉल्यूशन में नीचे की तरफ बैठ जाता है, उसकी तली में, जिस पात्र में आपने सॉल्यूशन बनाया उसकी तली में बैठ जाता है। तो AgNO3 का जब आप रिएक्शन NaCl से कराते हो
तो NaNO3 बनता है, जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट। नाम भी लिख लो भाई, एक तो बुरा मान जाओ तुम, सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है सर। जब AgNO3 को NaCl से रिएक्शन कराते हो तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट मिलता है और AgCl का श्वेत अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड, ठीक है सर, सिल्वर क्लोराइड श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ये तीनों रिएक्शन एक ही दिशा में संपन्न होती है, इसलिए इन्हें किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की कैटेगरी में रखा जाता है। कोई दिक्कत है क्या बच्चा पार्टी? सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आज का अपना लेक्चर बस इतना ही है। नया टॉपिक है, आज स्टार्ट करेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही वाला नियम है, LMA नियम आने वाला है, तो इसके लिए थोड़ा सा सब्र काटते हैं, वो आएगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट कर दिया करो, और रिवीजन भाई लगातार करते रहना, मज़ा आ जाएगा भाई। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके।